हेलो एवरीवन, क्लास 12th चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक और एग्जाम्पल 2 and 6। ये हम 7 तो क्वेश्चन हुए और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। आइए हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यानी प्रायिकता का मतलब है संभावना, कि किसी काम के होने के कितने संभावित चांस है, यानी कितना मतलब संभावना है कि ये काम हो जाएगा। हर काम में जो अपन डेली यूज़ में अपन करते हैं उसमें बहुत हर काम में संभावनाएं होती है, यानी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। डेली में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते पर हमने कभी फोकस नहीं किया या कभी हमने ध्यान नहीं दिया। अब आप जब पढ़ाने के बाद जब भी आप कुछ काम करोगे तो आपका माइंड में प्रोबेबिलिटी घूमती रहेगी, जैसे मेरे घूमती रहती है कि यार मैं यहाँ गया तो उसके ये काम होने के इतने चांस हो जाएंगे और इसके नहीं होने के इतने चांस हो जाएंगे। तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी एक इवेंट में इस काम के होने के कितने चांस है। इधर इवेंट से मतलब शादी वादी के इवेंट नहीं है, यानी किसी भी एक घटना का होना। और वो घटना कैसे हो सकती है, जैसे कोई एक बैग लिया, बैग के अंदर कुछ वाइट्स, कुछ ब्लू, कोई ब्लैक, कोई कुछ पिंक बॉल्स डाल दी। अब इसमें से एक रैंडमली बॉल सेलेक्ट करिए तो वो पिंक बॉल ही होगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी एक इवेंट, एक बैग में बॉलों का डाला जाना एक इवेंट है और उस इवेंट में से किसी एक पर्टिकुलर रैंडमली सिलेक्टेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो 10th क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था कि हमने P of A is equal to favorable outcomes upon total outcomes। क्या था, संभावित परिणाम बटे वे कुल परिणाम। ठीक है, और 10th क्लास में हमने इसी के साथ ये भी पढ़ा था कि किसी भी सेम इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती। कोई भी इवेंट ले लो, उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वो 1 आएगी। 1 के अलावा उसकी और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। भले 1 से कम हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे राम और श्याम दो जने मैच खेल रहे हैं, राम और श्याम ये दोनों मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इसके जीतने के चांस 0.35 है, राम के जीतने के चांस 0.35 है, तो नहीं जीतने के कितने होंगे, 1 - 0.35 इज इक्वल टू 0.65। यानी कि मैं जानता हूं मैक्सिमम 1 होती है, अगर होने के इतने हैं तो नहीं होने की इतनी है। इसी तरीके से इसकी भी शाम की कितनी आ गई, फिर अगर जीतने के इसके इतने चांस है तो इसके जीतने के इतने चांस है, तो जो इसकी हार कब होगी, जब ये जीतेगा, यानी 0.65। तो मैं कह सकता हूं कि कभी जब हमें होने की दी हुई हो, नहीं होने की पूछ ले, तो हमें 1 में से माइनस कर देना है। ये हमारे 10th क्लास के कुछ बेसिक्स थे। यानी कि मैंने बोला P of E ले लेते हैं, चलो इधर इवेंट का P of E, यानी कोई प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की होने की। तो मैं बोल रहा हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट नहीं होगा, यानी 1 - P of E। इस डैश का मतलब है कि ये इवेंट नहीं होगा, या ऐसे बोल लो P of E नॉट P of E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का ये वाला नहीं हो रहा, यानी 1 - P of E। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसको 1 में से माइनस कर दो तो नहीं होने की आ जाएगी। चलो अब हम कुछ जो हमारे सैंपल स्पेस यानी कि कुल परिणाम निकालने में हमें जो दिक्कत होती है वो हम पढ़ लेते हैं कि कुल परिणाम कैसे निकलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस।
क्योंकि हमने लिखा है कुल परिणाम। जब तक हमें कुल परिणाम निकालने नहीं आएंगे जब तक हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ तो आप सब ध्यान रहे। तो मैं जिसमें अधिकतर अपन को दिक्कत आती है, मैं कुछ वो टर्म्स ले रहा हूँ, जैसे कि एक कॉइन्स में हमें दिक्कत आती है। तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट के अंदर कि 1 कॉइन टॉस्ड 1 टाइम, 1 कॉइन टॉस्ड 1 टाइम्स, यानी कि एक कॉइन में कितने पहलू होते हैं? 2 की पावर 1। क्योंकि 1 क्यों लगाया? क्योंकि 1 टाइम्स टॉस किया है। कितने टाइम टॉस किया? 1 टाइम। तो 2 1 जा 2, यानी उसके 2 सैंपल स्पेस होंगे। लेकिन कौन कौन से होंगे? सैंपल स्पेस को मैं एस से शो कर रहा हूं, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, अब देखो एक कोइन को एक बार उछाला, अब मैं कह रहा हूं कि एक कोइन को 2 बार उछाल लो या 2 कोइन को एक बार उछाल लो एक साथ। एक कोइन को अलग अलग 2 बार उछाल लो या 2 कोइन को एक साथ उछाल लो, तो दोनों ही कंडीशन एक ही है, दोनों में सेम कंडीशन लगेगी। या तो एक कोइन को 2 बार उछाल लो या 2 कोइन को एक बार उछाल लो। तो सेकंड कंडीशन में मैं कह रहा हूं 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, यानी 2 पहलू होते हैं, 2 बार उछाला, यानी सैंपल स्पेस कितने होंगे उसके? 4 होंगे। अभी 4 कैसे होंगे? देखो, या तो दोनों पे ही हेड हो सकता है या फिर दोनों पे ही टेल हो सकता है, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड। सर ये तो निकालने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो आपको मैं एक इजी तरीका बताता हूं कैसे करना है। कितना आया ये? 4 का हाफ करो, कितना हुआ? 2। यानी कि पहले तो 4 ब्रैकेट बना लो, 1 2 3 और ये लास्ट 4। कितना है? 4। अब मैंने कहा 4 का हाफ करो, कितना है? 2। यानी 2 बार h और 2 बार t। अब 2 आया था ना, अब 2 का हाफ करो यानी 1, तो 1 बार h फिर t, फिर h फिर t। ये हमारे सैंपल स्पेस चारों निकल चुके हैं। अब तीसरी कंडीशन कि एक कोइन को 3 बार उछाल लो या 3 कोइन को 1 बार उछाल लो, दोनों ही कंडीशन सेम है। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि 1 कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी 2 का पावर 3 यानी 8। अब इस 8 सैंपल ऑफ स्पेस को कैसे निकालेंगे? आओ सीखते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या करा? 4 का हाफ करा था, कितना आया था? 2। तो इसमें क्या करेंगे? 8 का हाफ, कितना आएगा? 4। पहले तो 8 ब्रैकेट बना लो, बना लिए? ठीक है। अब कितना करा? 8 का हाफ 4, यानी 4 बार h और 4 बार t, h h h और h, t t t एंड देन लास्ट t। अब 4 का हाफ कर दो 2, कितना आएगा? 2, यानी 2 बार h फिर 2 बार t, फिर 2 बार h फिर 2 बार t। अब 2 का हाफ कर दो 1, यानी 1 बार h 1 बार t, 1 बार h 1 बार t, 1 बार h 1 बार t, 1 बार h 1 बार t। देख लेना, ये कभी भी गलत नहीं होगा, कोई गलती के चांस नहीं होंगे और हमारे बिल्कुल सही सैंपल स्पेस निकल कर आएगा। तो आप लोग इस मेथड का यूज कर सकते हो। हाफ करा 4 का तो 4 बार h और 4 बार t, फिर 4 का हाफ करा 2, यानी 1 h फिर h फिर t फिर t, फिर 2 का करा तो h t, इस तरीके से। क्लियर है? अब आओ, अब एक कोइन को 4 बार उछाल लो या 4 कोइन को एक साथ उछाल लो, दोनों ही कंडीशन सेम है। यानी फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है
कि 1 coin tossed 4 times, यानी 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब 16 कैसे आएंगे देखना। ठीक है, 16 मैंने बना ली ब्रैकेट। 16 का हाफ करो यानी कि 8, 8 बार एच 8 बार टी, तो एच 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 और ये एच, फिर टी 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 टी, और इस सब में टी लगा लिया हमने। अब 8 का आधा करो यानी 4, तो 4 बार एच लिखो, फिर 4 बार टी लिखो। एच 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 एच, 1 2 3 4, फिर टी लिखो, 1 2 3 और 1 4, फिर 4 बार एच लिखो, 1 2 3 और ये 4, अब फिर 4 बार टी लिखो, 1 2 3 1 4। अब 4 का हाफ 2 यानी 2 बार एच लिखो, एच एच, फिर टी लिखो, टी टी, फिर एच लिखो, एच एच, फिर टी फिर टी, फिर एच फिर टी, सॉरी एच, फिर टी फिर टी, फिर एच फिर एच, फिर टी, फिर लास्ट टी। अब 2 का हाफ करो 1 यानी 1 बार एच 1 बार टी, 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 ये एच ये टी, ये एच ये टी, ये एच ये टी। देख लेना आप, कोई भी सेम नहीं हो सकता, सारे अलग अलग ही होंगे हर कीमत पे। तो ये हमारे सैंपल स्पेस इस तरीके से निकल सकते हैं इजी मेथड से। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कॉइन का क्वेश्चन आ जाता है और उससे रिलेटेड हमें सैंपल स्पेस निकालने या कुल परिणाम निकालने हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने अच्छी तरीके से कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से 5 बार 6 बार जिसका भी आवा आप आराम से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम डाइस की कर लेते हैं। चलो, अभी कॉइन की करी, अब डाइस की करते हैं। पहला मैंने बोला 1 डाइस थ्रोन 1 टाइम्स, यानी एक डाइस में कितने पहलू होते हैं? 6। तो 6 की पावर 1 करी तो 6, यानी उसके सैंपल स्पेस कितने आएंगे? 6, यानी 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6। अब सेकंड कह रहा हूं मैं कि 1 डाइस को 2 टाइम्स उछाल लो या 2 डाइस को 1 टाइम्स थ्रो कर लो, सेम चीज है। तो मैंने लिखा कि 1 डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, यानी 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, यानी सैंपल स्पेस कितने होंगे? 36 होंगे। अब वो कैसे होंगे देखना, पहले 36 लिख लो, 6 बाई 6 के एक रो बना लो, 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6, 1 2 3
ये 36 के मैंने बना लिया। तो एक काम करो, पहले वाले पासे के नंबर इस तरीके से फिक्स कर लो डाइस के। पहले इस तरीके से फिक्स करें, अब इस तरीके से कर लो। ये तुम्हारे 36 पूरे निकल कर आ जाएंगे। ये हमारे 36 सैंपल स्पेस पूरे कंप्लीट निकल कर आ गए। तो यही इस तरीके से निकालने हैं। अब 3 टाइम्स उछालेंगे तो 216 आएगा। जब हम इसको 3 टाइम्स उछालेंगे तो 6 की पावर 3 इक्वल टू 216। अब 216 निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो केवल ये मान के चलना है कि 216 निकलते, नहीं तो एग्जाम में कब तक निकालने बैठेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब सबसे ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम आती है वो है कार्ड्स, यानी कि ताश के पत्ते। ठीक है, अब ताश के पत्ते आइए समझते हैं क्या कहते हैं। कार्ड्स क्या होते हैं? कार्ड्स हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। वैसे तो कलर में 2 होते हैं, एक तो होता है रेड यानी कि लाल, और एक होते हैं ब्लैक यानी कि काले। 2 तरीके के कार्ड्स हमारे पास होते हैं। रेड कौन कौन से होते हैं और ब्लैक कौन से होते हैं? रेड हमारे पास डायमंड यानी कि ईंट, और एक हार्ट यानी कि पान, ये दोनों ही लाल कलर के होते हैं। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, जिसमें से ये कितने होते हैं? 26, और ये कितने होते हैं? 26 यानी डायमंड, ईंट और हार्ट, पान। ठीक है, ये होते हैं 26, और 26 ही ब्लैक होता है जिसको हम बोलते हैं एक तो स्पेड्स और एक क्लब्स, यानी कि हुकुम या और एक चिड़ी। ये दोनों मिलके कितने होते हैं? 26। अभी 26 भी कैसे होते हैं? ये होता है 13, ये होते हैं 13, ये होते हैं 13, और ये वाले होते हैं 13। जो 13 पत्ते इसमें होंगे वही 13 पत्ते इसमें होंगे, और वही 13 पत्ते इसमें होंगे, और वो यही 13 पत्ते इसमें होंगे। बस फर्क कितना होगा कि ये डायमंड का होगा, ये हार्ट का होगा, ये स्पेड्स का होगा, और वो क्लब्स का होगा। और कलर तो दोनों के इन दोनों के सेम होंगे, बस फर्क किसका होगा? इनके इस नाम का। अब वो 13 पत्ते कैसे होते हैं? किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है, उसके बाद 10, 9, 8, डैश एंड लास्ट एस यानी कि इक्का। वही 13 पत्ते इसमें होंगे, क्वीन, किंग, क्वीन, जैक, डैश और लास्ट एस। फिर वही 13 पत्ते इसमें होंगे, किंग, क्वीन, जैक, डैश एस, किंग, क्वीन, जैक, डैश एस। अब बात आती है कि ये तीनों पत्ते तस्वीर वाले यानी पिक्चर के होते हैं। ये तीनों तस्वीर के यानी पिक्चर के होते हैं। ये 3 इधर लिख देता हूँ, पिक्चर कार्ड्स होते हैं। ये पिक्चर होती है, इन पे कुछ ना कुछ तस्वीर बनी भी होती है। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? पिक्चर कार्ड्स होते हैं। तो 3, 3, 6, 3, 9, 12 यानी टोटल 12 पिक्चर
कार्ड्स होते हैं? 12 पिक्चर के, हाँ आइए, तो हम क्या कह रहे हैं 12 पिक्चर्स कार्ड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लाल कलर के कितने पिक्चर्स कार्ड्स होते हैं, केवल 6। क्लियर है? एस टोटल कितने, 4, 10 कितने टोटल, 4। तो ये हमारे कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड्स और क्लब्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो हो गया हमारा 10th क्लास का पूरा कंप्लीट। अब हम 12th क्लास में हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को अपनी बुक अपने पास ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव्स क्वेश्चन जो होते हैं छोटे, वो तो बोर्ड पे लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं। अगर वो बोर्ड पे लिख देंगे तो फिर आंसर कहाँ लिखेंगे? इसलिए मैं केवल क्वेश्चन को रीड करूँगा और आप लोगों को उसके साथ के साथ देखते रहना है। लेकिन अब मैं 12th क्लास में हूँ, तो मुझे 10th क्लास से ज़्यादा कुछ आना चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारी 12th क्लास में है कि P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी कि यूनियन का मतलब होता है या, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है और। यानी कि P ऑफ A यूनियन B, यानी कि A या B होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और A और B दोनों होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यूनियन का मतलब या और इंटरसेक्शन का मतलब और। आप लोगों ने 9th क्लास में यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए यूनियन और इंटरसेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनली प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल, अब हम आ चुके हैं 12th क्लास के अंदर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखो, अब हम इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा कंडीशन को फेस करते हैं, पर हम कभी माइंड नहीं कर पाते हैं कि क्या कंडीशन है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, सपोज करो मैंने कहा कि रोहित आज आपको मेरे घर आना है, कि यस सर बिल्कुल आऊँगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि रोहित आज शाम 5 बजे आपको मेरे घर आना है, मैंने क्या बोला, रोहित आज शाम को 5 बजे आपको मेरे घर आना है, तो रोहित बोलता है यस सर आऊँगा। लेकिन अगर पापा 5 बजे बाइक लेकर आ गए तो आऊँगा। यानी कि उसने कंडीशन क्या, वो आएगा, पर कंडीशन क्या रख दी कि पापा आएंगे जब आएगा, पापा बाइक लाएंगे जब मैं आऊँगा। यानी पूरे हमारा उसका आना किस पे डिपेंड हो गया, पापा की बाइक लाने पर। ये कंडीशन हुई कि मैं आऊँगा, लेकिन ये क्या हो गई, ये कंडीशन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला, या किसी रोहित ने बोला, सपोज करो कि पापा एंड्रॉइड चला के बोर हो गया हूँ, आईफोन दिला दो। पापा बोलते बेटा दिलाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है। तो रोहित खुश हो गया, वो मेरे पास तो अब आईफोन आएगा। लेकिन पापा थोड़ी देर बाद ही बोलते हैं दिलाऊंगा, लेकिन अगर तू 12th में 90% बनाएगा तो। यानी कि पापा ने, रोहित ने बोला कि मुझे आईफोन दिला दो, तो पापा ने कंडीशन क्या रखी कि 90% बना ले, आईफोन ले लेना। यानी आईफोन लेना किस पे डिपेंड हो चुका है, 90% पे। यानी पहले उसको ये काम करना पड़ेगा कि 90% लावे, उसके बाद ये काम होगा उसका। तो मैं कहता हूं कि P ऑफ B अपॉन A, ये फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं। यानी कि जब वो काम A कर चुका है, यानी कि वो 90% ला चुका है, तो उसके फोन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि पता थोड़ी ना, पापा ने बोल तो दिया, उसके बाद कहेंगे कि यार चल तू 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज बना लिया, अब तू फोन लेगा तो तेरा माइंड डाइवर्ट होगा, तेरी पढ़ाई में तू कमजोर हो जाएगा। ऐसा कर, तू पहले ग्रेजुएशन या IIT भी क्लियर कर ले, ठीक है।
तो कंडीशन लगी कि अब पापा दिलाएंगे भी कि नहीं दिलाएंगे। 90% तो बना लिया पर फिर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे हमने 90% काम तो कर लिया पर फिर भी फोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी जो वो काम कर चुका है वो हमेशा अपॉन में आएगा। जब भी वो जो काम वो कर चुका है वो हमेशा नीचे आएगा और जो प्रोबेबिलिटी उसको लानी है वो हमेशा ऊपर आएगी। और इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन जो काम वो कर चुका है वो हमेशा नीचे आएगा, P ऑफ A। अब ये A इंटरसेक्शन B यानी कि 90% भी बनाने हैं और आईफोन भी लाने हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है। इधर केवल क्या कह रहा है कि आईफोन की प्रोबेबिलिटी क्या है जब वो काम A कर चुका है, यानी वो 90% बना चुका है। तो इधर से अगर मैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, P ऑफ B अपॉन A डॉट P ऑफ A। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं कि P ऑफ A अपॉन B, यानी कि इधर B काम हो चुका है। इस वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड मत लेना इसको, कभी ऐसे भी हो सकता है कि P ऑफ A अपॉन B, यानी कि B तुम्हारा काम हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, P ऑफ A इंटरसेक्शन B देन P ऑफ B। और P ऑफ B यानी B काम हो चुका है तो B भी इधर ही आएगा। यानी इधर से भी अगर मैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, P ऑफ A अपॉन B डॉट P ऑफ B। ये ही कंडीशन कहती है। बस ध्यान क्या रखना है कि जो काम कर चुका है वो हमेशा नीचे आएगा, या जो काम हमें ज्ञात है, हमें मालूम है, हमें ये मालूम चल चुका है कि हमारे 90% बन चुके हैं, तो क्या हमें आईफोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी ये तो काम हमें हो चुका, ये तो काम हो चुका है या ये हमें ऑलरेडी ज्ञात है कि हमारे 90% बन चुके हैं। क्लियर है। तो आइए अब हम ये हमारी छोटी सी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था 12th की प्रोबेबिलिटी का। आइए अब हम एक्सरसाइज 16.1 की ओर बढ़ेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हमारा। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की ओर। अब 16.1 क्या कह रहा है, आप लोगों को पहले फॉर्मूले याद होना जरूरी है। 16.1 क्या कह रहा है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना सब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि P ऑफ A 7/13, P ऑफ B इक्वल्स टू 9/13, P ऑफ A इंटरसेक्शन B 4/13, P of A intersection B 4/13, then find P of A upon B। यानी कि इधर वो B काम कर चुका है, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो मैं जानता हूं कि P of A upon B इक्वल्स टू P of B तो नीचे आएगा ही आएगा, उसके बाद P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है 4/13 अपन P ऑफ B की वैल्यू कितनी है 9/13, देन 13 से 13 कैंसिल हुआ तो 4/9। हमेशा ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा 1 से कम ही होगी। अगर तुम्हारे 1 से ज़्यादा आ रही है तो कभी तुमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इफ P ऑफ B इक्वल्स टू 0.5, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.32, फाइंड P ऑफ A अपॉन B। तो मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि P ऑफ A अपॉन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन
P of B इज इक्वल टू 0.32 अपॉन 0.5। पॉइंट हटाया तो 2 0 नीचे लगाए, पॉइंट हटाया तो 1 0 इधर, तो ये 0 से 0 कैंसिल। तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, बच गया 2, 5 4 जा 20, पॉइंट हटाया तो 0, यानी 0.64 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 2P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B इक्वल्स टू 5/13 and P of A upon B equals to 2/5, then find P of A union B। अब A यूनियन B फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, इधर लिख रहा हूँ फॉर्मूला जो मैंने अभी पहले लिखा था, P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले देखो, मुझे P ऑफ A P ऑफ B से कुछ रिलेटेड दिया हुआ है, लेकिन मुझे P ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं दिया हुआ, यानी मुझे सबसे पहले P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ये देखो क्या दे रखा है, 2P ऑफ A इज इक्वल टू 5/13, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में, यानी P ऑफ A इज इक्वल टू 26। ये P ऑफ B भी कितना दे रखा है, P ऑफ B 5/13, और एक ये चीज दे रखी है। तो मैं जानता हूं कि P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ये कितना दे रखा है, 2/5, तो 2/5 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B कितना दे रखा है, 5/13। तो अब इसका हम सॉल्व करते हैं इसको, आइए। तो 2/5 इक्वल्स टू, इंक खत्म हो गई है, इस क्वेश्चन के बाद डालूंगा। तो 2/5, तो P इंटरसेक्शन A अपॉन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 13/5। अब इसको हमने करा तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, यानी 2/5 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 2/3 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी हमने P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, P ऑफ A यूनियन B। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि P ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और P ऑफ A की वैल्यू कितनी है, 5/26। P ऑफ B की वैल्यू कितनी है, 5/13 माइनस 2/13। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 26। तो अंदर क्या बचेगा, 5 प्लस 10 माइनस 4, 15 में से 4 गया तो 11/26, यानी कि P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू कितनी आई, 11/26। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि P ऑफ A 0.6, P ऑफ A इक्वल्स टू 0.6, P of B equals to 0.3 and P of A intersection B equals to 0.2 equals to 0.2, then find P of A upon B and P of B upon A। बस फर्क कितना आएगा देखना कि जब मैं P ऑफ A अपॉन B निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला लगेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन नीचे B है तो इधर भी B आएगा, और इसके अंदर P ऑफ B अपॉन A निकालूंगा जब आएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन, अगर इसके नीचे A है तो इसके नीचे भी A आएगा।
तो ये जब हमें फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू कितनी, 0.2/0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल यानी 2/3 P ऑफ A अपॉन B। और जब मैं इसकी बात करूँगा P ऑफ B अपॉन A की, तो इसकी वैल्यू 0.2 और P ऑफ A की वैल्यू 0.6, पॉइंट से पॉइंट हटाया तो 1/3 यानी P ऑफ B अपॉन A की वैल्यू कितनी, 1/3। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो कि इफ P ऑफ A इज इक्वल टू 0.8, P ऑफ B इज इक्वल टू 0.5 and P of A upon B equals to 0.4, देन हमें फाइंड करना है एक तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो मैं जानता हूं इसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, P ऑफ A अपॉन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो इसकी वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, 0.4 इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B और P ऑफ B की वैल्यू मुझे मालूम है 0.5, ये डिवाइड में इसके मल्टीप्लाई में जाएगा यानी 0.4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो 0.20 P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है P ऑफ A अपॉन B। तो मैं जानता हूं P ऑफ A अपॉन B कितना होता है, सॉरी ये गलती कर दी मैंने इधर, ये P ऑफ B अपॉन A है, P ऑफ B अपॉन A, B अपॉन A। तो यहाँ भी क्या आएगा, A, यहाँ कितना आएगा फिर 0.8 और यहाँ कितना आएगा फिर 0.8 और फिर यहाँ क्या आएगा 0.32। अब हमें फाइंड आउट करना है P ऑफ A अपॉन B यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आई, 0.32 अपॉन P ऑफ B की वैल्यू कितनी है 0.5। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, नीचे पॉइंट हटाया तो 2 0, ऊपर से हटाया तो 1 0, 1 0 से 1 0 कट, तो 32 अपॉन 50 देन 16 अपॉन 25। ये हमारा सेकंड हो चुका है इसका। इसके बाद इसका लास्ट कह रहा है P ऑफ A यूनियन B हमें फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A की वैल्यू मुझे मालूम है 0.8 प्लस 0.5 माइनस P ऑफ A यूनियन इंटरसेक्शन B की है 0.32। जब मैंने इसको ऐड करा 0.8 और 0.5 को ऐड करा तो 1.3 माइनस 0.32, और जब मैंने 1.30 को 0.32 से माइनस करा तो इधर हो गया 10, इधर हो गया 2, तो 8, इधर हो गया 12, इधर हो गया 0, तो 9, यानी कि 0.98 हमारे P ऑफ A यूनियन की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया, इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके हैं। अब हमें करने एग्जाम्पल 2 और 6। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पर आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं उसको बोर्ड पे तो नहीं लिख सकता, इसलिए मैं केवल उसको पढ़ूंगा और आप लोग उसको रीड करें अच्छी तरीके से मेरे साथ चल के, और अपने पास में बुक खोल के रखें, क्योंकि इस चैप्टर को करने के लिए बुक हमारे पास होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो हम नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि एन, पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ फिर इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, तो हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें, ऐसा ना सोचें कि इंग्लिश में कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं हिंदी में भी इसको एक बार ट्रांसलेट करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग, कि एक इंस्ट्रक्टर है, मतलब कोई एक जांच पड़ताल करने वाला है जिसके पास एक क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का मतलब प्रश्नमाला का एक
खूब सारा वो है, ठीक है। तो उसने क्या करा, क्वेश्चन बैंक है जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जिसने उसके अंदर 300 आसान सत्य और असत्य क्वेश्चन है, उसके अंदर 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और 200 उसके अंदर कठिन सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद इजी 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 500 कितने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 500 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 500 आसान बहुविकल्पीय प्रश्न है और 400 कठिन बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, और यदि एक क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन इजी होगा, जबकि हमें ज्ञात है गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जबकि हमें ध्यान है कि वो दिया हुआ जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, अभी जैसे मैं कराऊंगा आप लोगों को समझ में आएगा। इसने कहा कि दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तो इजी है और एक डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन मैं भी ये जानता हूं कि एक तो ट्रू फॉल्स वाले हैं और एक एमसीक्यू है, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मुझे ये मालूम है कि जब इजी ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं, आसान सत्य और असत्य, सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं, तो वो 500 है। और कठिन सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं, सॉरी 500 नहीं 300 है, तो वो 200 है। और इजी एमसीक्यू की बात कर रहे हैं तो वो 500 है, और डिफिकल्ट एमसीक्यू की बात कर रहे हैं तो वो 400 है। हमने ये टेबल बना ली। अब इसमें हमें दो कंडीशन दी हुई, एक हमें ज्ञात है कि क्या हो चुका है, हमें एक तो मालूम है कि क्या हो चुका है, और एक हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, गेटिंग इजी क्वेश्चन, कि वो इजी क्वेश्चन हो। और दूसरा कह रहा है कि गिवन जो हमें ज्ञात है कि वो क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो P ऑफ B अगर मैं निकालना चाहूं तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था P ऑफ B का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हुए, 300 और 500, 800 और 200, 1000 और 400, 1400। लेकिन फेवर में कौन कौन हुए एमसीक्यू के, 500 और 400, यानी टोटल 900। 2 0 से 2 0 कट हुआ तो 9/14। P ऑफ B तो हमने निकाल लिया। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि इजी क्वेश्चन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन इजी होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको बोलूं चलो अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन होने की, जबकि मुझे मालूम है कि वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन होने की, जबकि हमें मालूम है कि वो एमसीक्यू क्वेश्चन है दिया हुआ। तो इसकी क्या होगी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ B तो मैंने निकाल लिया, लेकिन P ऑफ A इंटरसेक्शन B मैं कैसे निकालूंगा, यानी कि A और B दोनों हो, और A और B क्या कह रहा है कि इजी क्वेश्चन हो, और B क्या कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। तो इजी भी हो और मल्टीपल भी हो, तो टोटल कितने हुए, 800। तो हम क्या निकाल रहे हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि 800 अपॉन, तो 2 4 8 और ये 7, ठीक है। 8/14 भी हम कर सकते हैं।
सॉरी, देखो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए आसान हो, बी यानी मल्टीपल हो। तो आसान मल्टीपल कौन सा है? 500 अपॉन, तो 5/14 यानी P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और P ऑफ बी भी निकाल लिया। यानी कि 5/14 अपॉन 9/14, तो 14 से 14 कैंसिल आउट, तो P ऑफ 5/9 ये आ गया हमारा P ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन था कि एक तो इसने कहा कि इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, जबकि हमें ज्ञात है, गिवन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने P ऑफ बी निकाल लिया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टोटल कितने हैं? 900, कितने में? 1400 में से। तो 900 अपॉन 1400 इज इक्वल टू 9/14। फिर इसने बोला कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी, और ए क्या है? इजी MCQ हो, जो कि कितने हैं? केवल 500। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप एक बार सभी क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करें कि कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ, एक एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करो कि थ्रोइंग ए डाई इफ मल्टीपल ऑफ 3 और 3 कम्स अप, थ्रोन द डाई अगेन। कि एक डाई को थ्रो करा, थ्रो करने पर 3 या 3 का गुणा जाया, तो मैं डाई को वापिस उछालूंगा, डाई को वापिस फेंकूंगा। क्या बोला कि पहले मैंने एक डाई फेंकी, अगर डाई के अंदर 3 या 6 आया, डाई के अंदर 3 और 6 आया, तो मैं उस डाई को वापिस उछालूंगा। नहीं आता है तो आगे क्या कह रहा है? एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर कोई दूसरे नंबर आ जाते हैं तो टॉस ए कॉइन, तो मैं एक सिक्का उछालूंगा। तो फाइंड द कंडीशनली प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट द कॉइन शोज ए टेल, कि कॉइन, और प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? कि वो कॉइन हो वो तो टेल को शो करे, गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शो ए 3, और जबकि गिवन ये है कि एक डाई कम से कम 3 नंबर को शो करती हूँ, कम से कम एक, 2 होंगे तो भी चलेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी समझ में नहीं आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि एक डाई है, सपोज करो ये डाई ले ली 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैंने एक डाई उछालूंगा, डाई फेंकूंगा, और डाई फेंकने पर मुझे या तो 3 या 3 का गुणा जो मिलता है, तो मैं डाई वापस फेंकूंगा। और डाई फेंकने पे वापस क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6, और 6 आया तो भी 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6, ये डाई के अंदर मुझे वापस मिल सकते हैं। अगर इन दोनों के अलावा आया, जैसे 1 आया तो मैं कॉइन उछालूंगा, और कॉइन आने पे क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 2 आया तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 4 आया तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 5 आया तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो स्पेस निकालते हैं हम, इसके सैंपल स्पेस, कुल परिणाम निकालते हैं। यानी कि अगर 1 आया तो उसके साथ या तो H आएगा या फिर T आएगा। अगर 2 आया तो उसके साथ H आएगा या उसके साथ T आएगा। अगर 3 आया तो उसके साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, अगर 4 आया तो उसके साथ या तो टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, या उसके साथ टेल आ सकता है। अगर 5 आया तो उसके साथ या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। और अगर 6 आ गया तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा 6 के साथ, या 4 आएगा या फिर 5 आएगा, एंड देन लास्ट 6 और 6। ये हमने सैंपल स्पेस निकाली, यानी टोटल रिजल्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए? 20 आ गए। लेकिन अब इसने बोला क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल, कि हमें
टेल शो करे जबकि मुझे मालूम है, तो मैंने क्या बोला, ए तो बोल रहा है कि गेटिंग टेल, या सिक्के पे तो क्या है, टेल है, और जबकि बी कह रहा है कि हमें गिवन है कि जो डाई है, डाइस जो है, डाइस शोज एट लीस्ट 3, यानी कम से कम एक तो एटलीस्ट 1 3, कम से कम एक 3 शो कर रही है। तो हमें क्या निकालना है, P ऑफ A अपॉन B, यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो सबसे पहले B क्या कह रहा है, डाइस शोज एटलीस्ट 1 3, यानी मुझे P ऑफ B निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है मेरे को, P ऑफ B। तो P ऑफ B का मतलब क्या हुआ, टोटल आउटकम्स तो कितने 20, और B के फेवर में कितने हैं कि एटलीस्ट 1 3 तो शो हो ही रहा है, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, एक ये 7, यानी 7/20। अब आता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या कि टेल भी हो और 3 भी हो। अरे भाई टेल दो 3 के साथ कैसे होगा, टेल और 3 तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो टेल और 3 तो कभी साथ होगा ही नहीं, क्योंकि 3 आने पे तो हम डाइस उछाल रहे हैं। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हुआ, 0। देन P ऑफ A अपॉन B कितना हुआ, 0/7/20 इज इक्वल टू 0, यानी P ऑफ A अपॉन B की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये हमारा पार्ट फर्स्ट